जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथमैन पावर्ड हाइपोथेसिस में। मैं हूं ध्रुव जानी। यह हमारा 7वां लेक्चर है हाइपोथेसिस की हमारी श्रृंखला में, जिसमें हम लोग विश्व इतिहास पे अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। और फ्रॉम लास्ट टू एपिसोड्स या लास्ट टू लेक्चर्स वी आर एक्चुअली डीलिंग विथ सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो कि दूसरी प्राचीन विश्व की महत्व की सभ्यता है। और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने कई पहलू भी देखे सुमेरियन सिविलाइजेशन के, जिसमें हमने वहाँ के राजतंत्र की बात की, वहाँ का राजकीय इतिहास देखा, उसके साथ साथ वहाँ की सामाजिक स्थिति देखी, वहाँ की जो प्रजा थी वो जो है किन किन वंशों से, किन किन जातियों से बनी थी, उसकी भी चर्चा की, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी देखी। आज जो हमारा टॉपिक है वह हम सुमेर को आगे ले जाएंगे और इसी पे बात करेंगे आगे। और जो बाकी पहलू है जो हमारे ब्लूप्रिंट के मुताबिक, जो कि कोई भी सभ्यता को पढ़ने के लिए अनिवार्य है, वह ब्लूप्रिंट के जो बाकी बचे जो मुद्दे हैं, बाकी बचे जो हेडिंग्स है, उसकी बात करेंगे, उसको विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमें सुमेर में 2-3 चीज़ों का अध्ययन बाकी है जो कि हमें करना है, जिसमें पहला जो है वह है धार्मिक स्थिति। यह मुद्दा आज हम देखेंगे। उसके बाद वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसकी भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो मिसलेनियस मुद्दे हैं, जैसे कला व स्थापत्य, साहित्य व शिक्षण इत्यादि, तो इन सब मुद्दों की भी बात करेंगे। ये सब मुद्दे एक साथ हम लोग इसको जो है ग्रुप कर सकते हैं, एक साथ यह मुद्दों का समूह बना सकते हैं, इसलिए मैंने मिसलेनियस बोला, वरना ये सब मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण है। और सुमेर की जो बात करें तो सुमेर में जो है इजिप्ट से ज़्यादा स्थापत्य कला की जो है वृद्धि हुई थी। स्थापत्य कला का विकास जो है वह इजिप्ट से कई गुना ज़्यादा हुआ था। हालांकि पिरामिड की वजह से विश्व में जो प्रख्यात जो जगह हुई वह इजिप्ट की हुई, इसीलिए हमें नहीं पता होता। मगर ओवरऑल अगर हम देखें, इजिप्ट में तो क्या था कि सिर्फ पिरामिड ही था, पिरामिडों के अलावा और कुछ नहीं था। यह केस में सुमेर के जो है संदर्भ में यहाँ की जो स्थापत्य कला थी वह एकदम बेनमून थी, और यहाँ के लोग जो थे वे कई गुना इजिप्ट से अधिक विकसित थे स्थापत्य के संदर्भ में। क्लियर? तो कला व स्थापत्य की बात करेंगे। और उसके बाद वहाँ का जो शिक्षण था, शिक्षण व साहित्य की बात करेंगे। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, शिक्षण की प्रणाली की बात करेंगे। जो उस समय का जो कल्चर था, कंटेम्प्रेरी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो कैसी थी, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद वहाँ का जो लिटरेचर था, हालांकि लिटरेचर थोड़ा कम मिला है हमें सुमेर में से, मगर 1-2 चीज़ें हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, हम उसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करेंगे अपना समय बचाते हुए। देखिए, पहला मुद्दा धार्मिक स्थिति का है। वहाँ की धार्मिक स्थिति या वो व्यवस्था की बात करेंगे। कौन कौन से जो है वहाँ के जो देव थे, देव सृष्टि देखेंगे, और लोगों की मान्यताओं की भी बात करेंगे। और जो गिरजाघर और जो वहाँ के जो क्लेर्जी, उसका जो वर्ग था, जो धर्मगुरु थे, उन लोगों की भी बात करेंगे। और उन लोगों का बीज स्थान जो है वह हम समाज में तपासेंगे। देखिए, सुमेर की धार्मिक व्यवस्था को फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में यहाँ की जो पूरी की पूरी जो पूरी व्यवस्था है धर्म की, धार्मिक व्यवस्था, उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारी सरलता के लिए, हमें याद रखने की, हमें जो सरलता रहे, इसलिए हम लोग यह जो है विभाजन वह कर सकते हैं। देखिए, 3 जो भाग की हमने बात की, यह 3 भाग मैंने दे रखे हैं आपको चार्ट के फॉर्म में। और परीक्षा में भी आपको यही जो पैटर्न है इसका यूज़ करना है। यह पैटर्न है बहुत अच्छा है और इम्पैक्टफुल है। और जो चार्ट्स होते हैं वे दरअसल जो है बड़ी बड़ी बातें या कई सारी बातें, इसको एक समूह में इसको क्लब्ड कर सकते हैं। इसकी जो है यह विशेषता है चार्ट्स की। क्लियर? हम यहाँ पूरे के पूरे 2 मुद्दों की बात यहाँ कर लेंगे। हालांकि धर्म का जो मुद्दा है तीसरा, वह थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ जगह नहीं होने से हम लोग आगे बात करेंगे। वरना हमारे पास जो पूरा पेज रहता है A4 का, वह A4 में हम यह चार्ट के ज़रिए ही
जो पूरा का पूरा आंसर होता है, जो हेल्दी आंसर वह डिस्क्राइब कर सकते हैं, वह लिख सकते हैं। और प्रेजेंट भी अच्छा खासा होता है चार्ट से। हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखे उसकी बजाय अगर हम चार्ट का इस्तेमाल करें तो जो पेपर चेकर होता है उसके मन में भी हम एक अलग छाप जो है वह छोड़ सकते हैं। बहरहाल देखिए, पहला मुद्दा वहम व मान्यता है। देखिए, यह जो समय था, हमें मालूम है कि यह अत्यंत प्राचीन समय था, इट वॉज अ वेरी अर्ली एजेस। तो इसी की वजह से समाज में कई सारी मान्यताएं, कई सारे जो जो अंधश्रद्धा के जो अंधश्रद्धा की जो प्रैक्टिसेस थी वह पूर्ण पूर्ण रूप से खिली हुई थी पूरे सुमेर में। तो इसी की वजह से समाज में कई तरह की मान्यताएं थी, कई तरह की मरणोपरांत मान्यताएं भी थी, और कई तरह की देवों को लेके भी कई सारी मान्यताएं लोगों के बीच में होती थी। उसके बाद देखिए, अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थी। उसके बाद देवों की पूजा में जादू एवं मंत्र तंत्र का उपयोग होता था। यस, क्योंकि वहाँ की जो प्रजा थी वह डरी हुई थी, बिकॉज इट वॉज वेरी अर्ली एजेस। तो इन सब चीज़ों का ही जो लाभ लेते हुए वहाँ के जो धर्मगुरु थे, वहाँ के जो क्लर्जी लोग थे, वे लोगों ने इन लोगों को डराया और डरा धमका के जो है अंधश्रद्धा के ज़रिए इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के मन के ऊपर राज किया। तो इसी की वजह से पूरा जो समाज था वह जादू मंत्र तंत्र, जादू टोना मंत्र तंत्र में उलझा हुआ था। अंधश्रद्धा जो है भरपूर हमें दिखाई दे रही है सुमेर के प्राचीन समाज में। उसके बाद विविध प्रकार के भोग धराए जाते थे। जो देव होते थे वह देव को विविध प्रकार के भोग जो है वे धराए जाते थे। और मुख्यतः जो देव होते थे, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इजिप्ट की तरह ही मुख्यतः सुमेर के देव भी जो थे वे मानव देव ही थे, वे आदमी ही थे, वे पुरुष ही होते थे। और सामान्य प्रजा के द्वारा धराए हुए सब भोगों का वे ग्रहण करते थे। और ये लोगों के द्वारा भी डर के मारे कई प्रकार के भोग जो है अलग अलग मान्यताओं से प्रेरित होकर इन लोगों को, यानी कि इन देवों को धराए जाते थे। तो ये हुई वहम और मान्यताएं की बात। आगे आगे जैसे हम धार्मिक स्थिति के बारे में अंदर थोड़ा उतरेंगे, थोड़े डेप्थ में जाएंगे, तो थोड़ी चीज़ें हैं मान्यताओं के बारे में जो मुझे आपको बतानी है, तो मैं उसका जिक्र वहाँ करूँगा। अभी तक हमें यह याद रखना है कि यहाँ का जो समाज था वह वहम और मान्यताओं में डूबा हुआ था। और यहाँ के जो धर्मगुरु थे और यहाँ का जो गिरजाघर था, यह इन लोगों का जो डर था, यह डर का जो है फ़ायदा उठाता था, गैर फायदा उठा रहा था। उसके बाद दूसरा जो यहाँ का पहलू है धर्म का, यह अंत्येष्टि क्रिया है। यानी कि मरने के बाद की जो क्रिया होती है उसे अंत्येष्टि कहते हैं। और अंत्येष्टि को लेके भी सुमेर के समाज में कई मान्यताएं जो थी वे चल रही थी। और यहाँ के जो लोग थे वे कुछ ऐसी मान्यताओं में डूबे हुए थे। पहला, प्राप्त अवशेषों से लगता है कि सबको अग्निदान नहीं बल्कि दफन किया जाता था। यस, विच मीन्स ग्रेव, कब्रें बनाई जाती थी, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता था। किसी भी मृत शव को जो है आगजनी नहीं दी जाती थी। उसके बाद अवशेषों में कब्रें मुख्यतः राजाओं की थी, ऐसा हमें लगता है। और यह एक स्वाभाविक बात है क्योंकि सामान्य जो वर्ग था वह वर्ग एकदम जो है श्रमजीवी था। तो ऐसी भव्यतः जो कब्रें होती थी वे नॉर्मली राजा की ही होती थी या राजकुटुंब के कोई सदस्यों की होती थी। राजा के शव को दफन करने के समय अन्य स्त्री पुरुष का भोग लिया जाता था। तो यह एक टेबू समान वहाँ का रिवाज हम कह सकते हैं कि आज के हमारे अल्ट्रा मॉडर्न युग में एकदम अनएक्सेप्टेबल जैसा जो रिवाज होता है उसे ऐसा रिवाज हम इसे कह सकते हैं। अगर कोई राजा की मृत्यु हो तो कोई सामान्य व्यक्ति का क्या कसूर है कि उसको भी मार दिया जाए और कब्र में राजा के साथ दफन कर दिया जाए। क्लियर? तो ऐसी सब जो मान्यताएं थी, यह मान्यताएं पूरे सुमेर के समाज के ऊपर, यह मान्यताओं ने एक जो है अदृश्य जो जाल है वह बना के रखा था। उसके बाद सामान्य मानवियों को कब्र में 5-6 फुट गहराई में सुलाया जाता था और उसे वहाँ दफन कर दिया जाता था। कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में सबको लकड़ी की जो पेटी होती है, कॉफिन होता है, उसमें रखा जाता था और उसके साथ साथ जीवन जरूरी चीज़ें भी रखी जाती थी, जैसे खाना पीना हो, शराब हो या अन्य कोई कीमती चीज़ वस्तुएं हो। क्लियर? तो यह पूरी जो है इन लोगों की मरणोपरांत जो है मान्यता हम कह सकते हैं। सुमेर के समाज में तभी भी अमीर और गरीब
जो है दो वर्ग शामिल थे, और यह दोनों जो वर्ग है उन लोगों का जो फ़र्क है वो वहाँ की दफन प्रक्रिया में, दफन क्रिया में भी हमें साफ दिख सकता है। तो समाज में धर्मगुरुओं का प्रभुत्व विशेष होने से प्रजा में प्रार्थना, जादू, वहम, दंत कथाएं आदि का विशेष महत्व था। जैसे हमने बात की कि यहाँ के जो धर्मगुरु थे वे दरअसल इन लोगों के डर का फ़ायदा उठा रहे थे, और इसी की वजह से जो अंधश्रद्धा का जो ट्रेंड था वहाँ, वह एकदम एक टॉप ऊपर था, अपेक्स के ऊपर था, यानी कि पराकाष्ठा पे था। और इन सब जो यह जो वर्ग था धर्मगुरुओं का, यह डर का फ़ायदा जो है सामान्य वर्गों के डर का फ़ायदा ले रहा था। दूसरी बात, यहाँ एक थोड़ी अजब सी मान्यता भी प्रचलित थी, मरणोपरांत थी, और उसके तहत ये लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी मृतात्मा हो वह आत्मा हर हमेशा के लिए नरक में ही जाएगा, स्वर्ग की कोई भावना ही नहीं थी। इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू द बिलीफ ऑफ इजिप्शियंस, टू द बिलीफ ऑफ एंशियंट इजिप्शियंस, क्योंकि वे लोग ऐसा मानते थे कि दोनों ऑप्शन है मृतात्मा के पास, हेवन भी है, हेल भी है। अगर पृथ्वी लोक में, अगर पृथ्वी के ऊपर कोई मृतात्मा ने अच्छा कार्य किया है तो वो 100% स्वर्ग में ही जाएगा, मगर अगर वह आत्मा ने कोई गलत काम किए है, अन्याय किए है, किसी को यातनाएं दी है, कोई जीव को दुख पहुंचाया है, क्लियर, तो ऐसे केस में उसको जो है जहन्नुम में धकेल दिया जाता था, ऐसे केस में उसे नरक में भेज दिया जाता था। मगर सुमेर में देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ हेवन एट ऑल। पूरे समाज में यही एक मान्यता सर्व प्रचलित थी कि वहाँ जो है हेवन जैसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, बट देयर इज़ ओनली हेल फॉर अ डाइड सोल या फॉर अ डाइड बॉडी। जो मृतात्मा है उसके लिए सिर्फ नरक ही है, स्वर्ग की कोई गुंजाइश ही नहीं है, स्वर्ग की कोई बात ही नहीं है। तो यह बात भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि स्वर्ग की कोई मान्यता नहीं, सिर्फ नरक। और इसी की वजह से, इन लोगों के ऐसा मानने की वजह से कि जो आत्मा है वह 100% नरक में ही जाएगा, इसकी वजह से ही ये लोग जो है मृत्यु के बाद कब्रों में जो जीवन जरूरी चीज़ें हैं वह चीज़ें थोड़ी बहुत रखते थे, ताकि शरीर जो है उसको कोई जो है परेशानी ना हो। मगर उन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि इट वॉज ए वेरी अर्ली एजेस, कि मृत्यु के बाद शरीर जो है वो तो एक जो है वो खाली हो जाएगा, उसका कोई जो है काम नहीं होगा आत्मा के बिना। बट उन लोगों को यह जो मान्यता है वह मान्यता में उन लोगों को विश्वास नहीं था, इसीलिए इन लोगों की जो कब्र थी वो कब्र जो है जीवन जरूरी चीज़ों से भरी होती थी। तीसरा जो मुद्दा है धार्मिक व्यवस्था में हमें जिसका अभ्यास करना है वह धर्म खुद है, और यह धर्म जो है थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ इसको प्लेस नहीं कर पाए। तो आगे देखेंगे आगे की स्लाइडों में कि यहाँ का जो धर्म था वह एग्जैक्ट जो कोर धर्म था उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति क्या थी। देखिए, सुमेर में अनेक देव देवियों की पूजा प्रचलित थी, अनेक देव देवी थे, क्योंकि हमें मालूम है कि सुमेर का जो प्रदेश है वह दरअसल छोटे छोटे नगर राज्यों को विलीन करके बना है, उन लोगों को यूनिफाइड करके बना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी स्वतंत्र नगर में उन लोगों के स्वतंत्र देव थे, और जो नगर थे उन लोगों का एक जैसे कि मैंने बताया कि एक स्वतंत्र देव थे, वह देव जो थे वे इष्ट देव थे, वह पर्टिकुलर गांव के या पर्टिकुलर शहर के, क्लियर। तो इसी की वजह से अलग अलग गांव में अगर आप ऊर में जाओ तो आपको दूसरा देव मिलेगा, अगर आप बेबीलोन में जाओ तो आपको दूसरा देव मिलेगा, अगर आप लारसा में जाओ तो आपको दूसरा देव मिलेगा। यह बात एकदम स्वाभाविक थी। यह सुमेर के प्रत्येक नगरों को अपना स्वतंत्र देव था, प्रत्येक नगरों को अपना स्वतंत्र देव था। जैसे कि पहला बेबीलोन, उसका जो देव था वह था मदुर्क। दूसरा लारसा,
लारसा का देव था समस। उसके बाद किश नामक शहर है, उसका देव था नन्नर। जितने शहर थे उतने वहाँ के उन लोगों के इष्ट देव थे, और यह जो प्रजा थी और यह जो प्रजा की श्रद्धा थी वह इन देवों के ऊपर एकदम टिकी हुई थी। हालांकि यह जो देव थे वे मानव देव थे, यह हमें भूलना नहीं होगा। क्लियर, दे वर एक्चुअली ह्यूमन डेटीज, हम उसे कह सकते हैं, मानव देव हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद शहर का मुख्य गिरजाघर नगर के मुख्य देव का था। जैसे कि मैंने बात की कि यह जो सिटी वाइज जो देव है, यह देव यह शहरों के इष्ट देव थे, यह शहरों की प्रजा की आस्था के केंद्र में थे। तो प्रत्येक जो शहर का मुख्य गिरजाघर था यह नगरपति देव का ही था, यह नगर के इष्ट देव का ही था। यह मुख्य देव शक्तिशाली होने से प्रत्येक रूप से सामान्य मानवी उसे नहीं मिल सकता था। मानव देव होने के पश्चात यह देव का जो स्थान था समाज में वह ऊंचा था, और इसी की वजह से सामान्य जो मानवी है वह प्रत्यक्ष रूप से किसी भी देव को मिल नहीं सकता था। अगर किसी को कोई दुविधा है, अगर किसी को कोई प्रश्न है और देव को मिलना अनिवार्य है, तो इन लोगों को गौण देवों के जरिए मुख्य देवों तक पहुंचना पड़ता था। गौण देव, सेकेंडरी डेटीज जिसे हम टर्म कर सकते हैं। और कौन होते थे ये सेकेंडरी डेटीज? तो उस समय के जो धर्मगुरु होते थे, उस समय के जो अमीर उमराव होते थे, जो कि इन देवों के करीब होते थे, उन लोगों की जो गिनती है वह गौण देवताओं में होती थी, और यही मुख्य देवों तक पहुंचने का जरिया था कोई भी सामान्य आदमी के लिए। ये तो दिस वाज द फुल मैकेनिज्म। यहां मैं लिख देता हूं गौण देव। और यह गौण देव कौन थे? तो धर्मगुरु, अमीर उमराव, एक्सेट्रा, जो कि यह जो है देव उसके करीब थे, अमीर उमराव इत्यादि। करीब इसलिए थे क्योंकि वे लोग अपना मन खोल के गिरजाघरों में दान देते थे, द्रव्य जो है उसका दान करते थे, यानी कि पैसे का, धन का। तो इसीलिए इन लोगों के बीच में जो संबंध था वह थोड़ा गाढ़ था, वह थोड़ा समीप का था। उसके बाद देखिए, सुमेर में या सुमेर के गिरजाघरों में रहने वाले जो देव थे वे मानव ही थे, जिसका जिक्र हमने 2 बार किया। और यह ज़रूरी है कि यह हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए कि वहाँ के जो देव थे वे देव दरअसल मानव देव थे, मनुष्य के अवतार में थे। देखिए, यह जो देव थे वे एकदम सामान्य मेरे और आपके जैसे मानवी थे, जो अपना मानव जैसा जीवन व्यवहार करते थे। भक्तों के द्वारा जो भोग धराए जाते थे वे भोगों का सेवन करते थे। ये सब देव भक्तों के द्वारा धराए भोग का सेवन करते थे। भक्तजन जो है वे खुश होकर यह देवों को खजूर, मदिरा, फल फलादि इत्यादि वस्तुओं का जो है भोग लगाते थे। और यह देव जो है वो आराम से गिरजाघरों में बैठ के इन लोगों के, यहाँ के समाज के जो प्रजा थी उन लोगों का डर का फायदा उठा के ये लोग ऐश करते थे। तो भक्तों के द्वारा जो धराए गए सब भोग थे उस भोगों का सेवन करते थे। यह गिरजाघरों में देवों के साथ देवदासियां भी रहती थी, और यह जो देव थे वे इन लोगों के साथ जातीय संबंध भी बांधते थे। और इतना ही नहीं, वे लोग संतान भी जो है पैदा करते थे। क्लियर? तो देवदासियों के साथ
जातीय संबंध और उसमें से वे संतान भी पैदा करते थे। वे लोग सामान्य मानवी की तरह सब जो आवेग है वे आवेगों का भी ये लोग अनुभव करते थे। जैसे गुस्सा होना, जैसे किसी के ऊपर प्रेम आ जाना, जैसे भूख लगना, जैसे नींद करना। क्लियर? तो कुल मिला के वहाँ के यहाँ के जो देव थे वे देव मेरे और आपके जैसे एक सामान्य मानवी ही थे। उसके बाद देवों को विविध प्रकार के भोग धराए जाते, जिसकी बात हमने की। उसमें फ्रूट्स का समावेशन होता था, उसमें लिकर का यानी कि मदिरा का, शराब का समावेशन होता था, उसमें खजूर का समावेशन होता था, डेट्स जिसे हम कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो भोग है वह सामान्य प्रजा के द्वारा इन देवों को गिरजाघरों में चढ़ाया जाता। उसके बाद उत्सव एंड पूजा के समय देवों को सुगंधित धूप अर्पण किया जाता। यह जो एलिमेंट है यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो अलग अलग विभिन्न प्रदेश है जिसमें आर्यन लोगों का वास है, तो उन लोगों के द्वारा भी यह जो धूप का जो एलिमेंट है उसका उपयोग भरपूर मात्रा में आज के दिन भी होता है। आर्यन जो जाति है वह आर्यन जाति धूप दीप अपने देवों को अर्पण करती है, जो कि मूर्ति पूजा में खास तौर से श्रद्धा रखती है। उसके बाद गिरजाघरों की भीतर की दीवारों पे धार्मिक चित्रों का आलेखन किया जाता था। Yes, which means internal walls of these churches were decorated by wall painting, यानी कि murals। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मुराल मुराल का उपयोग जो है वह कोई विशेष बात नहीं है, मगर इतने अर्ली एजेस में मुराल का जो उपयोग है वह बेशक एक हमारे लिए आश्चर्य की बात है, हमारे लिए एक नोंदनीय बात है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो नए वर्ष की शुरुआत में गिरजाघरों में बड़े उत्सव मनाए जाते थे। नए वर्ष की शुरुआत में ये लोग इकट्ठे होते थे आज के हमारे जैसे ही, और जो है उत्सव जो है वे एकदम धूमधाम से, एकदम जो है आनंद से ये लोग मनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जो है एक आश्चर्यजनक और थोड़ी सी स्ट्रेंज एक घटना है, जो कि यह नए वर्ष के उत्सव में वो प्रतिवर्ष घटती थी यह घटना। और यह घटना कुछ इस तरह है कि हर साल वहाँ के समाज में से एक स्त्री और एक पुरुष को चुना जाता था, और इन लोगों को जो है एकदम तैयार करके पूरे गांव में उन लोगों का जो है सरघस, उन लोगों का जुलूस निकाला जाता था बड़े मान से। इन लोगों को, इन दो चुने गए स्त्री पुरुष को बहुत मान दिया जाता था। उसको पूरे गांव में घुमाया जाता था। घुमाने के बाद इन लोगों को, पहले तो मैं इधर लिख दूं कि एक देखिए पुरुष और स्त्री, इन दोनों को चुना जाता था। चुनने के बाद इन दोनों को एकदम तैयार करके गांव में घुमाया जाता था। बड़ी धूमधाम से घुमाया जाता था, जैसे किसी की शादी हो और कोई जो दूल्हा है वह विवाह के लिए जा रहा हो, कुछ इस तरह ही इन लोगों को एकदम ठाट से, धूमधाम से इन लोगों को घुमाया जाता था पूरे गांव में। फिर यह घुमाने के बाद इन लोगों को पर्टिकुलर जो सिटी होता था, पर्टिकुलर शहर होता था, उनके जिगुरत में लाया जाता था। यहाँ जिगुरत में आके उन लोगों को एकांत का समय दिया जाता था। उन लोगों के बीच में शारीरिक मिलन होता था। यह दो व्यक्तियों के बीच में, एक पुरुष और स्त्री के बीच में शारीरिक मिलन यहाँ होता था। अगली सुबह, पहले मैं लिख दूं शारीरिक मिलन,
फिर अगली सुबह इन लोगों को विधिसर मार दिया जाता था। इन लोगों को मार दिया जाता था, इन लोगों को दफन कर दिया जाता था। और यह जो बलि थी, यह 2 व्यक्तियों की जो बलि थी, और यह जो भोग था, यह भोग धराया जाता था गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को। जिसे उर्वरता की देवी कह सकते हैं। तो यह फर्टिलिटी ऑफ गॉड को खुश करने के लिए इन 2 मासूम जीवों को जो है, इन 2 मासूम जीवों का भोग जो है वह दिया जाता था। क्लियर? इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज रिचुअल, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज ट्रेडिशन। यह एक बहुत आश्चर्यजनक जो है एक प्रकार का रिवाज था। और यहाँ की जो उर्वरता की जो देवी थी सुमेर के समाज में, उसे इनन्ना कहा जाता था। इनन्ना। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो इसे खुश करने के लिए यह जो पूरे की पूरी जो प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया प्रति वर्ष की जाती थी, पूर्ण की जाती थी। उसके बाद सुमेर का समाज प्राकृतिक तत्वों की भी उपासना करने वाला समाज था। यस, विच मीन्स अगर हम भारत के केस में देखें यह बात, तो क्लियर यह भी एक समय था कि जिस समय हम लोग प्रकृति में अपनी जो आस्था है वह रखते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश वगैरह बाकी सब जो देव है वे सब बाद में आए। वेदों के समय जो था वह इंद्रदेव जो था वह मुख्य था इन केस ऑफ इंडिया। क्लियर? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। स्थानिक देव तो थे ही, जिसकी हमने बात की कि जो मानव थे, मगर ऐसे प्रतीकात्मक देव भी थे जो दरअसल प्राकृतिक देव थे। दे वर गॉड ऑफ नेचर बट दे वर सिंबॉलिक। जैसे कि आज हमारे समाज में सिंबॉलिक देव देवियाँ हैं, जिसका जो है जन्म वगैरह हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, जिसकी जो हयाती है वो भी हम लोग जो है ट्रेस नहीं कर सकते। हालांकि यह एक श्रद्धा का विषय रहेगा और ज़्यादा हम लोग इस बारे में बात भी नहीं करेंगे, वरना हमारा विषयांतर हो जाएगा। किसी समय अगर मुझे मौका मिला तो इंडियन जो मिथोलॉजी है या इंडियन डिटीज़ है उसके ऊपर भी हम लोग एक विस्तृत से चर्चा करेंगे। क्लियर? मगर यहाँ हमें याद रखना है कि यहाँ की जो प्रजा थी यह कई सारे प्राकृतिक तत्वों की भी उपासना करती थी, जिसमें कई सारे हैं, जिसमें एंकी है, जिसमें एनिल है, जिसमें सम है। ये सब देव के नाम हैं। सम या उतु, सम या उतु दोनों आप उसे कह सकते हैं। क्लियर? और कई सारे जो देवता है ऐसे, इन देवताओं की उपासना जो है वे लोग करते थे। यहाँ जो सम है वह सूर्य का देव है। यह जो एंकी है यह पानी का देव है। पानी के साथ साथ बुद्धि का भी देव है। वहीं जो एनिल है यह पवन का देव है। इनन्ना की हमने बात की कि जो उर्वरता की देवी है। क्लियर? तो ऐसे कई सारे देव थे जो प्रकृति के देव थे, एज वेल एज दे वर सिंबॉलिक टू। नेचर के होने के साथ साथ वे चिन्हात्मक भी थे। देखिए, सुमेर का राज्य जो था वह धर्म का दास था। दुनिया के सारे प्राचीन जो राज्य थे वे दरअसल धर्म के ही दास थे, क्योंकि धर्म का जो प्रभाव था वह प्राचीन समय में बहुत ही बड़ा था। फिर जैसे जैसे साइंटिफिक जो रिवॉल्यूशन है, साइंस का जो एडवेंट है,
वो बढ़ता गया जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में, वैसे वैसे धर्म का जो स्थान है, धर्म का जो प्रभाव है वो गिरता गया और उसके सामने साइंस जो है वह उठता गया। मगर बिफोर द एज ऑफ साइंस, विज्ञान के युग के पहले मानव के लिए सर्व सर्वा जो था तो वो था धर्म। क्लियर? तो दुनिया का किसी भी राज्य हो, किसी भी जगह हो, वह धर्म से प्रभावित ज़रूर रहता था। तो सुमेर में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यह बहुत स्वाभाविक बात है कि सुमेर भी एक धर्म का, सुमेर का जो राज्य था वो भी एक धर्म का दास था। उसके बाद गिरजाघरों में 3 प्रकार के धर्मगुरु रहते थे। There were mainly 3 types of clergies which were used to live in the churches of Sumer. यह 3 भागों को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले जो थे वे थे भविष्यवेता, दूसरे जो थे वे थे जादूगर, और जो तीसरे जो थे वे थे गायक, जो कि धार्मिक संगीत का जो है गायन करते थे। ये तो दिस वाज 3, भविष्यवेता वाले, जादूगर वाले और गायक। देखिए, जादूगर का जो वर्ग है वह क्लेर्जी में ही था, धर्मगुरु में ही था। तो इन लोगों के द्वारा ही जो लोगों का डर था, वह डर का उपयोग जो है, गैरुपयोग जो है वह होता था। उसके बाद सुमेर के समाज की मरणोपरांत मान्यता विचित्र प्रकार की थी। इसकी चर्चा हमने कर ली कि देयर वाज नो प्रोविजन फॉर हेवन, क्लियर, इन देयर पोस्थुमस बिलीफ। उन लोगों की जो मरणोपरांत मान्यता थी, उस मान्यता में स्वर्ग की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, स्वर्ग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, स्वर्ग की कोई जगह ही नहीं थी। उसके बाद सुमेर के लोग देव की प्रार्थना में सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए ही विनती करते थे। यस, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, विद्वानों के अनुसार वहाँ का जो समाज था, वह समाज अपनी प्रार्थनाओं में भौतिक जो है प्राप्ति, उसके अलावा और कोई विनती जो है भगवान को की जाती नहीं थी। यानी कि हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष निकल सकते हैं कि मोक्ष की जो भावना है उसका विकास नहीं हुआ था। हालांकि ये लोग ऐसा मानते थे कि आत्मा है, मगर जो विशियस साइकिल है ऑफ बर्थ एंड डेथ की, वह इन लोगों की जो है, इन लोगों के परिचय में नहीं थी, ऐसा हमें यह बात से प्रतीत होता है। अगर स्वर्ग की भावना जो होती प्रचलित उस समय, तो ये लोग अपनी प्रार्थनाओं में भौतिक सुख को छोड़ के वे लोग मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करते, मोक्ष प्राप्ति की विनती करते। मगर ऐसा कोई हमें जो है ख्याल नहीं आ रहा है। तो इसी की वजह से हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ के समाज में देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन, मोक्ष का कोई जो है जो विचार है वह उस समाज में नहीं था। ऐसा हम लोग मान सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो हमें धार्मिक स्थिति में 3 जरूरी चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखनी है वहाँ की वहम और मान्यता की जो पूरी दुनिया थी, वह दुनिया याद रखनी है सुमेर की। उसके बाद वहाँ की अंत्येष्टि प्रक्रिया जो थी, अंत्येष्टि क्रिया, उसको याद रखना है। और तीसरा जो धर्म है वो भी समझना है। उन 3 अंगों से हमें सुमेर की पूरी धार्मिक व्यवस्था के बारे में हमें अच्छा पता चल सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे सुमेर की आर्थिक स्थिति की, जो कि मुख्य रूप से वह जो उपजाऊ प्रदेश है, जो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस के द्वारा बनाए गए हैं, उसके ऊपर निर्भर थी। देखिए, सुमेर की आर्थिक स्थिति का आधार यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी के द्वारा तैयार की गई उपजाऊ जमीन पर था। और हमने अपने अगले उपाख्यान में मैप का अध्ययन किया था, नक्शे का अध्ययन। और यह नक्शे के अध्ययन के द्वारा हमें पता चलता है कि यह जो 2 नदी है, उनका जो डेल्टा एरिया है, वह डेल्टा एरिया ही अपने आप में सुमेर का प्रदेश था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो डेल्टा है वह कई गुना उपजाऊ प्रदेश कहलाता है। और ऐसी बड़ी नदियों का जो डेल्टा होता है वह अति मात्रा में जो है उपजाऊ होता है। बहुसंख्यक समाज खेती प्रधान थी।
मगर उसके साथ साथ ये लोग व्यापार भी भरपूर मात्रा में करते थे, विच मीन्स ट्रेड। तो यहाँ के समाज के ऊपर व्यापार का भी असर था, व्यापार का भी प्रभाव था। इजिप्ट की तरह सिर्फ खेती और पशुपालन नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है, खेती भी होती थी, समकक्ष रूप से होती थी, मगर व्यापार जो है वो भी यहाँ के अर्थतंत्र में घुस गया था, क्योंकि अब एग्रीकल्चरल सरप्लस आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से यहाँ की जो प्रजा थी वह व्यापार प्रधान भी थी। उसके बाद सिंचाई का लाभ, विच मीन्स इरिगेशन। इतनी बड़ी नदी है तो स्वाभाविक है कि यह लोग जो थे वे इन नदियों के पानी का उपयोग जो है अपनी खेती के लिए सिंचाई के रूप में कर सकते थे या करते थे। इतिहासकार जे.डब्ल्यू. दुरांत के अनुसार ईसा पूर्व 4000 से सुमेर के लोग नहर योजना से परिचित थे। ईसा पूर्व 4000 से, विच मीन्स अ वेरी अर्ली एज, अ वेरी 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 अर्ली एज। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए भले ही इजिप्ट का जो राजकीय इतिहास है वह 1100 साल पहले शुरू हुआ हो सुमेर से, मगर कुछ कुछ चीज़ों में सुमेर जो है, सुमेर का जो विकास यात्रा है वह इजिप्ट से पहले शुरू हो गई है। उसका एक उदाहरण है यह सिंचाई। क्लियर? विच मीन्स कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स। दुनिया की प्रजा तो सीखी ही नहीं थी, कोई सवाल ही नहीं उठता, मगर इजिप्ट की प्रजा जो है वो भी सीखी नहीं थी। उससे पहले ये लोग जो थे वे कैनाल बनाने लगे थे, और नदी में से जो उसका जो प्रवाह है उसको अपनी ओर खींच रहे थे और उससे खेती कर रहे थे। देखिए उसके बाद यहाँ पशुपालन भी एक मुख्य व्यवसाय था, और पशुपालन और खेती जो है वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं है, इन सभ्यताओं में खेती के साथ पशुपालन की जो प्रैक्टिस है वो भी होती रही है। तो सुमेर भी उनमें से एक ही था कि वहाँ भी खेती के साथ साथ पशुपालन जो है उसका विकास धीरे धीरे होता गया। खेती के साथ पशुपालन का भी विकास होता गया। वे लोग दूध का उपयोग खूब मात्रा में करते थे। यस, विच मीन्स दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू मिल्क। इजिप्ट के लोग भी दूध के संदर्भ में वे लोग परिचित थे, अच्छे खासा परिचित थे, और बड़ी मात्रा में उन लोगों का दूध का जो है उपयोग था। उसके बाद भेड़ के ऊन का उपयोग ये लोग खूब कर रहे थे। एज लाइक इजिप्ट, भेड़ बकरियां ही पालते थे और भेड़ का जो ऊन है उसका उपयोग करके अपने लिए वस्त्र बनाते थे, और कंबल भी ये लोग बड़ी मात्रा में उपयोग करते थे जो कि ऊन से बना हुआ होता था। उसके बाद जमीन की जो मालिकी है वो राज्य की थी। यस, यानी कि स्टेट ओन्ड लैंड। इसमें थोड़ा अपवाद भी थे, थोड़ी बहुत जो जमीन है वह गिरजाघरों के मालिकी की भी थी। क्लियर? गिरजाघरों के साथ साथ कुछ जमीन कम्युनिटी ओनरशिप की थी, यानी कि अलग अलग जन समुदायों के द्वारा जो है उन लोगों के द्वारा जो मालिकी जो है वो की जाती थी। कोई एक व्यक्ति विशेष की मालिकी नहीं, कोई एक कुटुंब विशेष की मालिकी नहीं, मगर एक थोड़े से बड़े जन समूह की मालिकी की जमीन भी होती थी, विच मीन्स कम्युनिटी ओनरशिप। तो प्रोबेबली इट माइट बी द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट कम्युनिटी ओनरशिप जो विश्व के किसी भी स्थान पे हम लोगों ने आज दिन तक रिकॉर्ड नहीं किया था एट पॉइंट ऑफ दिस टाइम। ये तो प्रोबेबली इट कुड बी फर्स्ट, इट कुड बी मेडन। उसके बाद जमीन को खरीद बेचने के लिए व्यवस्थित लिखित दस्तावेज किए जाते थे, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। और यह जो दस्तावेज, लिखित दस्तावेज है, यह दरअसल कॉन्ट्रैक्ट है।
अगर ज़मीन की या कोई चीज़ की आप ले हो तो टाइप ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टियों के बीच में दरअसल एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो प्रोबेबली सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। वे लोग पहले थे जो जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का आविष्कार किया कि दो पक्षों के बीच में कोई सहमति हो, कोई एग्रीमेंट हो, उसका आविष्कार किया। तो सुमेरियंस पहले थे। उसके बाद जमींदार मजदूरों के पास खेती करवाते थे, यानी कि मजदूरों का वर्ग था वहाँ। एंड प्रोबेबली दे माइट बी लैंडलेस लेबरर्स। बिना जमीन के जो मजदूर होते थे उन लोगों के पास से जागीरदारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, राज्य के द्वारा, जो जमींदारी गिरजाघर थे उनके द्वारा खेती जो है वह करवाई जाती थी। दूसरी बात, दो बात यहाँ अच्छी है सुमेर की परंपरा में, यह मजदूरों को कानूनी रक्षण दिया जाता था। कानूनी रक्षण, ताकि कोई सामंत, कोई जागीरदार इन लोगों के साथ अन्याय ना कर सके। तो यह एक अच्छी बात है सुमेर की सभ्यता की। दूसरा, इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि कुदरती आपत्ति के समय, चाहे वो सूखा हो या चाहे वो अतिवृष्टि हो, इस समय पे राज्य के द्वारा इन लोगों से जो महसूल जो वसूला जाता था उसमें भी राहत दी जाती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, महसूल में राहत, महसूल में राहत दी जाती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ताकि ऐसे जमीन रहित जो मजदूर वर्ग है उन लोगों के साथ अत्याचार ना हो, उन लोगों को अन्याय ना हो। हालांकि यह जो दो बातें हमने की, कानूनी रक्षा की और महसूल में राहत की, यह दोनों विरोधाभास बात है। सुमेर का गुण है, मगर अन्य मध्यकालिक और अर्वाचीन विश्व के लिए यह बात एक थोड़ी भिन्न है, क्योंकि हमने मध्यकाल में और जो है अर्वाचीन काल में यही देखा है कि जागीरदारों के द्वारा इन लैंडलेस लेबरर के ऊपर बहुत ही जुर्म किया जाता था, बहुत ही अत्याचार उन लोगों को सहन करना पड़ा था। क्लियर। मगर यहाँ कोई परिस्थिति जो है वह थोड़ी जुदी है, अच्छी है। उसके बाद जमीन होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति खेती न करे तो यह राज्य का बहुत बड़ा गुनहगार माना जाता था। यस, क्योंकि वह समय था, वह समय ऐसे जो राज्य थे वे राज्य, एक तो खेती का जो आविष्कार है वह थोड़ा नया नया हुआ था। तो ऐसे माहौल में सब जो राज्य थे ऐसे छोटे छोटे, वे एकदम आतुर रहते थे कि हम लोग बड़े से बड़ा जो है अपना जो फसल का जो उत्पादन है वह करें। तो इसी की वजह से ही किसी भी राज्य को यह परवड़ता नहीं था, विच मीन्स किसी भी राज्य को यह बात हजम नहीं होती थी कि उन लोगों के एरिया में कोई जो खेती की ज़मीन हो वह ऐसे ही आइडल रहे पूरे वर्ष। इसलिए हमें लगता है कि यह गुने को थोड़ा बड़ा स्वरूप दे दिया गया था। उसके बाद सुमेर के लोगों को रोटी कपड़ा के अलावा सब चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, इम्पोर्ट। उन लोगों की जीवन जरूरियात की चीज़ें जो थी वे भी उन लोगों को बाहर से मंगवानी पड़ती थी। अपने देश में, अपने राष्ट्र में वे लोग सिर्फ कपड़ा और जो अन्न है उसका ही उत्पादन कर सकते थे। हालांकि यह दोनों का एक्सपोर्ट भी करते थे। इन दोनों चीज़ों का वे लोग एक्सपोर्ट भी करते थे, निकास भी करते थे, मगर अन्य जो सब चीज़ें होती थी इन चीज़ों के लिए वे लोग विदेश के ऊपर एकदम निर्भर थे, और सारी जो चीज़ें हैं वे विदेश से सुमेर में आती थी। कच्चा माल बाहर से आता था, सुमेर के कुशल कारीगर उसमें से उत्तम वस्तुओं का निर्माण करते थे, यानी कि कारीगिरी। यहाँ के जो आर्टिसंस थे ये लोग बहुत ही कुशल थे और
ऐसे ही यह सब जो चीज़ें जो निर्माण होती थी कच्चे माल में से, यह चीज़ों का फिर से एक्सपोर्ट होता था विदेश में, और विदेश के जो लोग थे इन चीज़ों का बहुत बड़ा दाम देते थे, क्योंकि यहाँ का जो कारीगर थे, यहाँ का आर्टिसन था, बहुत ही अच्छी कारीगरी करता था। उसके बाद सुमेर के लोग खजूर का निकास करते थे, क्योंकि वहाँ जो खजूर का जो प्रोडक्शन है वह इन अबंडेंस है, उसका कोई माप ही नहीं है, तो वे लोग अपने खाने के खजूर को छोड़ के बाकी के सब सारे खजूर जो थे उसका निकास कर देते थे। उसके बाद मुख्यतः विदेश व्यापार जो है वह जलमार्गों से होता था, यानी कि नौका का आविष्कार कर लिया था, नौका से ये लोग परिचित थे, इनफैक्ट उसका उपयोग भी कर रहे थे। सुमेर की स्त्रियां व्यापार में कुशल थी। तो यहाँ से हमें एक बात और प्रतीत होती है कि यहाँ का जो समाज है वह स्त्री के स्थान को, व्यापार में स्त्री के स्थान को स्वीकारता था। तभी तो हमें मालूम पड़ा कि ये स्त्रियां जो थी वो कुशल थी। अगर उसको काम ही नहीं करने दिया होता तो हमें मालूम ही कैसे पड़ता कि वे कुशल थी। तो इस बात से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ वुमेन इन ट्रेड वाज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी या इन द सुमेरियन सोसाइटी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखिए, व्यापारी सौदों का व्यवस्थित लेखन होता था, विच मीन्स अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहना उचित रहेगा। दे वर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ वेरी गुड मैनर। उसके बाद ब्याज दरें भी कानूनी नियंत्रण में थी, यानी कि राज्य के द्वारा, यानी कि द स्टेट वाज द रेगुलेटर। स्टेट के द्वारा रेगुलेट होते थे सब दर। There was no free mechanism as like our today's mechanism, which is based on the principle of demand and supply. Clear? That mechanism was absent, and the entire rates, the entire economic rates were actually regulated by the state. इसमें कई प्रकार के हम लोग दर की बात कर सकते हैं। एक जो दर था वह था मजदूरी का दर। दूसरा जो दर था वह हम लोग कह सकते हैं कि ब्याज दर था, और जो तीसरा दर था वह था भाड़े का दर। क्लियर? तो इन तीन दरों का जो रेगुलेशन है, नियंत्रण है, वह राज्य के द्वारा होता था। तो दिस वॉज द मैकेनिज्म। और प्राप्त माहितियों से, प्राप्त अवशेषों से हमें कुछ माहिती मिलती है, और उससे हमें लगता है कि यहाँ के जो रेट था, वेरियस इंटरेस्ट रेट्स, दे वर वेरिंग फ्रॉम 15% to 23% per annum annually. So this was the rate which was regulated by the state of ancient Sumer. उसके बाद कोई भी प्रकार की मुद्रा, करेंसी का अस्तित्व नहीं था। व्यापार जो है वह विनिमय पद्धति से होता था। विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम से होता था। और विदेश व्यापार में सुवर्ण, चांदी जैसी जो कीमती धातुएं होती थी उसका विनिमय होता था, उसका उपयोग होता था। So this was the mechanism. There was no currency at all. There was no paper currency. There was no metal currency. करेंसी का दरअसल कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मुद्रा का या चलन का। उसके बाद राज्य की व्यापार में खूब रुचि थी, which means state was very well involved in the trading activity या in the activity of trade. प्रत्येक प्रकार के दर राज्य के द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसका हमने उल्लेख किया। इसमें जो है वेज रेट या टेनेंसी रेट्स एक्सेट्रा।
ये सब जो कर थे वे राज्य के द्वारा नियंत्रित थे। उद्देश्य राज्य का व्यापार को बढ़ाने का था। कर इसलिए नियंत्रित थे, इसलिए राज्य जो है अपने हाथ में रखता था, क्योंकि राज्य को ऐसा लगता था कि यह कर को हाथ में रखते हुए हम लोग पूरे प्रदेश का अर्थतंत्र जो है वह हम लोग बढ़ा सकते हैं, आर्थिक जो विकास है, आर्थिक समृद्धि जो है उसमें इजाफा कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमने आर्थिक परिस्थिति देखी। मुख्यतः हमने देखा कि वहाँ के जो समाज है वह समाज में दो प्रकार की क्रिया जो है वे प्रधान थी। एक तो खेती तो थी ही, खेती और पशुपालन तो था ही, मगर उसके साथ जो व्यापार था वो भी प्रधान था। जो एलिमेंट हमको इजिप्ट की सभ्यता में नहीं दिखता, इजिप्ट की संस्कृति में नहीं दिखता, वो यहाँ सुमेर में हमें दिखता है। क्लियर? क्योंकि ये लोग व्यापार में भी थोड़े बहुत व्यापार में भी उतरे हुए थे। और यहाँ का जो राज्य था वह राज्य भी एकदम हाईली इन्वॉल्व था इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर? तो यह सब बात की हमने आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में, जिसमें हमने रेट के रेगुलेटर्स भी देखे, कौन रेट को रेगुलेटर्स करता था, ज़मीन की मालिकी जो थी वह कौन किसकी थी, उसकी भी बात की। अब हमें आगे देखना है सुमेर का जो कला स्थापत्य है, सुमेर की कला स्थापत्य, उसकी हम बात करेंगे। और यहाँ जैसे ही मैंने शुरुआत में बताया, यहाँ स्थापत्य का पूर्ण रूप से विकास हुआ था, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। इजिप्ट विश्व प्रख्यात है, विश्वविख्यात है, हमें उसमें भी शंका नहीं है, मगर इजिप्ट के पास स्थापत्य के नाम पे सिर्फ एक ही पिरामिड है और कुछ नहीं है। वाइल यहाँ सुमेर के पास स्थापत्य के नाम पे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी इमारतें हैं, जिन इमारतों का निर्माण जो है इन राजाओं के द्वारा हुआ था अति प्राचीन काल में। देखिए, कला व स्थापत्य, सुमेर में स्थापत्य एवं शिल्प का खूब प्रमाण में विकास हुआ। स्थापत्य व शिल्प का हमने इजिप्ट में देखा था कि स्थापत्य की पूरक कलाओं के रूप में अन्य शिल्प कला का या अन्य चित्रकला का विकास हुआ था। वाइल इन द केस ऑफ सुमेर, स्कल्पचर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आर्किटेक्चर, यानी कि सुमेर में जो शिल्प कला है उसका जो विकास है वह यहाँ की स्थापत्य कला से स्वतंत्र होकर हुआ, उसके बल्कि नहीं उसकी पूरक होकर। यह बात हमें हमारे दिमाग में रखनी होगी। उसके बाद सुमेर की प्रजा धातु काम में निपुण थी। यस, धातु काम में, और उसमें भी मिक्सड मेटल वर्क, यह स्पेशलिटी थी, विशेषता जिसे हम कह सकते हैं इन लोगों की। ये लोग मेटलर्जी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थे, इसीलिए यह मिश्र जो धातु है उसके शिल्प इत्यादि बहुत निपुणता से बनाते थे, बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे। देखिए, हमारे पास थोड़े फोटोग्राफ्स है, और यह फोटोग्राफ्स यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का आर्किटेक्चर है, वह बयां करता है। देखिए, यह जो येलो वाला फोटो आप देख रहे हैं, यह महल का फोटो है पूरा का पूरा। आप देख सकते हो इन लोगों का जो स्थापत्य है वह बहुत ही उत्तम कक्षा का था, कोई एरा गैरा स्थापत्य इन लोगों का नहीं था। उसके बाद यह पूरा नगर है, थोड़ा अनक्लियर हो गया है, मगर हमें देखने के लिए काफ़ी है। यह पूरी नगर की प्लानिंग है, इट इज़ एक्चुअली अ टाउन प्लानिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सुमेर में जो बड़ी से बड़ी जो इमारत होती है वह जिगुरत की होती है। तो आपको इसमें दृश्यमान होगी, आई होप, कि यह पूरा शहर का विस्तार है, इसमें जो बड़ी से बड़ी इमारत है वह दरअसल जिगुरत की है। यह जिगुरत जो है यह बड़ी से बड़ी इमारत है पूरे गांव की, और अनेक गांव में यह जिगुरत जो थे वे होते थे। वहाँ का एक गिरजाघर जैसे, उसे हम लोग गिरजाघर समान उसे हम लोग मान सकते हैं। क्लियर? तो दिस वाज द टाउन प्लानिंग ऑफ दैट टाइम। तीसरा भी हमें कुछ ऐसा ही स्थापत्य है हमारे पास, जिसमें भी हमें कोई गिरजाघर जैसा कोई महाकाय स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, जो कि प्रोबेबली कोई जिगुरत का होना चाहिए। सो दिस वाज द आर्किटेक्चर
which was performed by these people in a very early age. देखिए, अब स्थापत्य उत्खनन दौरान मिले हुए महल, कब्रें, गिरजाघर आदि में से हमें सुमेर की स्थापत्य के बारे में मालूम पड़ता है। वहाँ की स्थापत्य शैली भी मालूम पड़ती है, वहाँ के भवन निर्माण का जो पैटर्न था, वहाँ के जो भवन निर्माण की जो रीत थी, वह रीत भी हम लोग जान सकते हैं इन अवशेषों के ऊपर से। निर्माण कार्य में वे लोग ईंटों का उपयोग करते थे। यस, देखिए, इसमें हमने दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, ईंटों का जो उपयोग है वह सामान्य लोगों के घर में होता था। सामान्य लोगों के घर में, जो अमीर थे, जो उमराव थे, गिरजाघर थे, महल थे, उन लोगों का जो निर्माण कार्य है वह पत्थर से होता था। तो ये बात हमें याद रखनी होगी। दूसरी बात, ईंटों का उपयोग करने वाले प्रोबेबली ये लोग जो थे वे पहले थे। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी अर्ली एजेस में इन लोगों ने ईंटें बनाना सीख लिया और ये लोग ईंटों का प्रयोग भी करने लगे। मुख्यतः इस समय जो ईंटों का जो प्रकार था वह था लंबगोल, यानी कि ओवल शेप। ऐसी ईंटें कुछ उस समय बनती थी जो कि ओवल शेप्ड थी। उसके बाद उत्खनन के दौरान किस नामक एक जगह से, किस नामक एक शहर से विशाल राजमहल हमें मिला है। किस जो है वह दरअसल मध्य में आता है एकदम। हम उसे बोल सकते हैं कि अक्कड़ और सुमेर के प्रदेश का जो, उसके प्रदेश को जो, दोनों प्रदेश को जो जोड़ती कड़ी है, वह कड़ी पे क्रिस बसा हुआ है। सुमेर व अक्कड़ को जोड़ती जगह पर तो यहाँ से हमें एक बहुत विशाल राजमहल मिला है और ये राजमहल भी हमें हमारे सामने कई तथ्य जो है, कई रहस्य जो है उसको उजागर करता है। उसके बाद महल की दीवार पर मानवाकृति, पशुआकृति, युद्ध के चित्र आदि अंकित किए हुए दिखाई देते हैं। और एक बात मैं यहाँ भूल रहा हूँ, यह जो राजमहल है यह प्रोबेबली सारंगों का है, जो कि एक पराक्रमी राजा हुआ था सुमेर के समय में, और यही राजा के द्वारा यह महल का निर्माण हुआ होगा, ऐसा हमें लगता है। उसके बाद कई कब्रों में तोरण का उपयोग भी होता था। यस, तोरण विच मीन्स आर्क हम लोग कह सकते हैं। तो ये लोग तोरण का उपयोग जो है वो अपने स्थापत्य में भरपूर रूप से करते थे। कब्रों में भी करते थे, महल में तो करते थे, गिरजाघर में तो करते थे, मगर कई कब्रें भी हमें ऐसी मिली है जहाँ से जो तोरण है वे उस रूप में हमारे सामने आए हैं। उसके बाद सुमेर के स्थापत्य में स्तंभ, कमान, घुमर आदि विशिष्ट प्रकार के थे। सुमेर के धार्मिक स्थापत्य में अल उबैद का गिरजाघर नोंदनीय है। अल उबैद नामक जगह हमने देखी थी, जो कि प्रागैतिहासिक कालिक एक साइट है सुमेर की। तो वहाँ से हमें एक अत्यंत प्राचीन गिरजाघर के नमूने भी मिले हैं, गिरजाघर के अवशेष भी मिले हैं। और इसकी विशेषता यह है कि यह जो गिरजाघर है वह दरअसल पर्वत के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। पर्वत की चोटी के ऊपर निर्माण किया गया है। चढ़ने के लिए पत्थर की सीढ़ी लगाई दी गई है। तो दो चार मुद्दे हैं यह गिरजाघर के बारे में जिसका जिक्र हमें यहाँ करना पड़ेगा। पहला, पर्वत के ऊपर गिरजाघर का निर्माण। दूसरा, पत्थर की सीढ़ी लगाई गई है ऊपर चढ़ने के लिए। तीसरा, दरवाजे के ऊपर सुंदर भास्कर्य। सुंदर भास्कर्य बनाया गया है
यह गिरजाघर के प्रवेश द्वार के एकदम ऊपर ही। दरवाज़ा लिखा मगर यहाँ प्रवेश द्वार कहना उचित रहेगा। और चौथी थोड़ी महत्वपूर्ण बात, यह गिरजाघर में लकड़ी का ज़रूखा है, यानी कि a type of a terrace which is made up of a wood। क्लियर? तो यह गिरजाघर की खासियत है जिसके अवशेष हमें आज के अल उबैद नामक स्थल से मिले हैं। उसके बाद सुमेर के नगरों में बड़ी से बड़ी इमारत जो होती थी वह जिगुरत होती थी। देखिए यहाँ हमारे पास एक फोटोग्राफ है, यह जिगुरत ऑफ ऊर है। ऊर शहर जिसका जिक्र हमने किया था, नक्शे में किया था अगले हमारे उपाख्यान में, और एकदम जो पर्शियन गल्फ है उसके एकदम नज़ीक है, यानी कि दूर सुदूर जो दक्षिण का प्रदेश है वहाँ का यह शहर है और इस शहर का नाम है ऊर। तो वहाँ एक हमें महाकाय जिगुरत मिला है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखिए बड़ी से बड़ी जो इमारत थी वह जिगुरत थी, यह एक सच्ची बात है। जिगुरत के बारे में हमें थोड़ी बात करनी होगी। तो ये 5-7 मंजिला वाले महाकाय गिरजाघर थे। दूसरा, यह मंदिर समूह के भाग थे, यह बात हमने देखी थी हमारे अगले उपाख्यान में। मगर देखिए सामान्यतः यह जो जिगुरत थे वे शहर के मुख्य देव के मुख्य मंदिर के बीच में यह बना रहता था, यह बनाया जाता था। तो यह बात हमें याद रखनी होगी कि मुख्य मंदिर के बीच में जो मुख्य मंदिर का जो समूह रहता था उसका जो बीच वाला इलाका था उसमें यह महाकाय जो स्थापत्य है उसे बनाया जाता था। जनरली चौथे या 5वें मंजिल पे, 4 या 5th फ्लोर पे धार्मिक कार्य सब किए जाते थे, ऐसा मानना है अवशेषों के अनुसार। उसके बाद सुमेर के लोग गौण देव देवियों के लिए छोटे छोटे मंदिर भी बनाते थे। ये तो बड़ी बात हो गई, बड़े मंदिर के बीच में महाकाय जिगुरत, ये तो बड़ी बात हो गई। मगर जो स्थानिक देव थे, अलग अलग जो गौण देव देवियाँ थे, उन देव देवियों का भी ये लोग छोटा छोटा जो है छोटे छोटे मंदिर उसके निर्माण करते थे। देखिए यहाँ तक हमने स्थापत्य की बात की कि कैसे सुमेर का जो स्थापत्य है वह इजिप्ट के स्थापत्य से कई गुना ज़्यादा अधिक विकसित है। पिरामिड का जो स्थापत्य है वही अकेला इजिप्ट के पास ऑप्शन है, वाइल जो सुमेर का स्थापत्य है वह कई पहलुओं में फैला हुआ है, कई पहलुओं में विकसित है। यहाँ के महल भी ऐसे भव्य बनाए जाते थे, यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ के गिरजाघरों का निर्माण भी ऐसा भव्य होता था, मंदिर भी ये लोग भव्य बनाते थे, और इन लोगों की जो नगर योजना थी वो भी एकदम सुगठित, एकदम व्यवस्थित लग रही थी। अब शिल्प की बात करें, शिल्प और अन्य कलाओं की बात करें तो शिल्प का विकास भी यहाँ भारी मात्रा में हुआ था, यह हमें मानना होगा। इजिप्ट की तरह शिल्प कला जो है उसका विकास एक पूरक कला की तरह नहीं हुआ था, बल्कि एक स्वतंत्र कला की तरह हुआ था। देखिए सुमेर के लोग शिल्प कला में अति कुशल थे, दे वर वेरी जीनियस इन मेकिंग स्कल्पचर, और वे लोग जनरली पत्थर व धातु के ऊपर शिल्प काम करते थे। उसके बाद वे मिश्र धातु की प्रतिमा बहुत निपुणता से बनाते थे, विच मीन्स मेटलर्जी। वे लोग मेटलर्जी से एकदम वाकिफ थे और इसका जो प्रयोग है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। उसके बाद एक राज्य की कब्र में से हमें वृषभ का सुंदर शिल्प मिला है, विच मीन्स बुल। उसके बाद सूलेचंद वंश, यह नाम है डायनास्टी का। यह हमें याद रखना होगा कि रानी की कब्र में से चांदी का गौमुख और सिंहनी का मुख, विच मीन्स
head of a cow and a head of a lioness both are found from a grave of one queen from सुलचंद डायनास्टी। वो भी एकदम नोंदनीय है। भास्करीय कला में सुमेर के जो लोग थे वे उन लोगों ने अधिक प्रगति हासिल की थी। वे लोग वेरी मोर डेवलप्ड इन द आर्ट ऑफ भास्करीय। और भास्करीय में मालूम है, हमने आगे चर्चा भी की थी कि यह दरअसल एक किसी भी सतह पर, पत्थर की या धातु की सतह पर नक्काशी करने की एक कला है। और इस नक्काशी से जो स्थापत्य है वह और निखरता है, वह और सुशोभित होता है। तो ये लोग निपुण थे भास्करीय कला में भी बहुत अच्छी तरीके से। इनफैक्ट इजिप्ट से भी अच्छा तरीके से ये लोग भास्करीय जो है वे कर सकते थे। हमारे पास दो यहाँ फोटोग्राफ्स है और दोनों स्कल्पचर के ही फोटोग्राफ है। देखिए यह छोटी छोटी डॉल्स है, मगर कितना फाइन आर्ट है इन लोगों का। थोड़ा ब्लर हो गया है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर हम इससे आइडिया जो है वह ले सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ द स्कल्पचर विच वॉज डेवलप्ड बाय द सुमेरियन पीपल। ऐसा स्कल्पचर जो है हमें इजिप्ट में नहीं दिख रहा है। इजिप्ट में ऐसे कल्चर की गैरहाजिरी है। एंड इट इज़ ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ स्कल्पचर ऑन द आर्किटेक्चर, while in the case of Sumer both are independent। दूसरा जो फोटोग्राफ है, यह फोटोग्राफ भी एक छोटा सा स्कल्पचर है जिसमें कोई व्यक्ति है बड़ी दाढ़ी वाला, और यह दाढ़ी वाला के हाथ में एक सिंह का बच्चा हमें दृश्यमान हो रहा है यह स्कल्पचर में। क्लियर? तो दिस वॉज द आर्ट विच वॉज डेवलप्ड बाई सुमेरियंस। देखिए, जो हमने फूलचंद रानी के कब्र की बात की, तो ये दोनों फोटोग्राफ्स हमारे पास है। दिस इज द काउ हेड एंड दिस इज द हेड ऑफ लायनस। क्लियर? बोथ आर फाउंड एंड दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेसिंग हिस्ट्री। ये दो चीज़ें हैं, वे चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिस्ट्री में और प्रकाश करने के लिए, इतिहास में और प्रकाश करने के लिए। आगे देखेंगे, राजमहल वो गिरजाघरों की दीवारों पर से चित्रकला के कुछ नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए, राजमहल और गिरजाघरों की दीवारों पे। क्लियर? विच मीन्स चित्रकला का जो विकास है वो एक पूरक कला की तरह हुआ है। वाइल शिल्पकला का जो विकास है यह सुमेर में इंडिपेंडेंट हुआ। हमें याद रखना है, इजिप्ट में शिल्पकला और चित्रकला दोनों का विकास एक पूरक कला के तौर पे हुआ है, स्थापत्य कला की। वाइल इन सुमेर चित्रकला इज डेवलप्ड एज अ सप्लीमेंट्री टू द आर्किटेक्चर इन सुमेरियन सिविलाइजेशन। उसके बाद इन चित्रों में से हमें यह मालूम पड़ता है कि स्थापत्य व शिल्पकला की तुलना में चित्रकला का विकास अल्प प्रमाण में हुआ। यह एक स्वाभाविक वस्तु है। अगर पूरक कला के तौर पे विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, तो यह बात एकदम वो स्वाभाविक है कि उसका जो विकास है वह अल्प प्रमाण में ही हो सकता है या हुआ होगा। उसके बाद यहाँ के शिक्षण व साहित्य की बात करें, हमने स्थापत्य कला भी देखी सुमेर की, उसके साथ साथ वहाँ की शिल्पकला देखी और अन्य कलाओं की भी बात की, जिसमें भास्करीय कला और चित्रकला का समावेश हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम शिक्षण व साहित्य की बात करें तो सुमेर के समाज में शिक्षण मुख्यतः धार्मिक था। यस, प्राचीन समय की किसी भी सभ्यता का जो शिक्षण था वह धार्मिक ही था। उसमें जो है वह एक सामान्य बात थी, उसमें कोई अलग बात नहीं थी। नगर के सब गिरजाघर विद्या केंद्र थे। यस, इजिप्ट के संदर्भ में भी यह बात सही है और सुमेर के संदर्भ में भी यह बात सही है, क्योंकि दोनों में गिरजाघर जो थे वे दे वर द पावर हाउस ऑफ द एजुकेशन। उसके बाद सुमेर व्यापारी प्रधान देश होने से व्यापार करार, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार करार के लिए कानूनी ज्ञान होना आवश्यक है। और इसी की वजह से यहाँ की जो बहुसंख्यक वस्ती थी वह लिटरेट थी, यानी कि साक्षर थी। लिटरेट होने का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है द वन हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेट।
तो यहाँ की बहुसंख्यक जो प्रजा है, यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, वह वांचन भी कर सकती थी और लेखन कार्य भी कर सकती थी, यानी कि पढ़ी हुई थी, साक्षर थी। उसके बाद प्राप्त अवशेषों से हमें वहाँ की शिक्षण प्रणाली का भी ख्याल आता है। देखिए, प्राप्त अवशेषों में ऐसा है कि उत्खनन के दौरान कई हमें नाम पट्टिकाएँ मिली है, नेम पैलेट्स मिले हैं, जिसमें से हम लोग यह माहिती जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें पूरी जो शिक्षण प्रणाली थी, उस समय की जो एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में हमें इस नाम पट्टिकाओं में से मिला है, नेम पैलेट्स। क्लियर। और यह नाम पट्टिकाओं से हमें पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है वह प्राप्त हुई है। क्रोनोलॉजी के अनुसार ऐसा था कि सर्वप्रथम जो छात्र होता था उसको यहाँ की जो लिपि होती थी उसके जो चिन्ह थे वे चिन्ह कंठस्थ करवाए जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यह प्रणाली की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा आपको वहाँ की लिपि के बारे में थोड़ा समझा दूँ तो थोड़ा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए, वहाँ जो लिपि जो प्रचार में थी, विच मीन्स स्क्रिप्ट, यह स्क्रिप्ट दरअसल थी कुनिफॉर्म, CUNEIFORM। कुनिफॉर्म का जो हिंदी शब्द है वह है कीलाक्षर। इसे फाचर लिपि भी कहा जाता है, फाचर लिपि। दरअसल यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड, जिसका अर्थ होता है वेज, यानी कि किल, जिसके ऊपर हथौड़ा या हथौड़ी मार के हम लोग लकड़ी या पत्थर में शेप्स बना सकते हैं, उसे किल कहते हैं। और यह जो लिपि है वो लिपि भी एकदम इनिशियल समय में यह लिपि भी वह कील से लिखी जाती थी। कील से पत्थर के ऊपर या मिट्टी की जो पत्तिका होती थी उसके ऊपर ऐसे ऐसे शेप्स बनाए जाते और उसके द्वारा लिखा जाता था। तो इसीलिए उसका जो नाम है वह पड़ गया कुनिफॉर्म, क्योंकि कुनिस द्वारा यह जो लिपि है वह लिखी जाती थी, जिसे किल कहा जाता है, या उसे वेज भी हम लोग कह सकते हैं, WEDGE। आगे हम लोग फोटोग्राफ देखेंगे, आपको एकदम क्लिक हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, there were two types of language in the cuneiform. The first was Sumerian and the second was Akkadian. ये तो दो प्रकार की यह कुनिफॉर्म लैंग्वेज थी। उसमें से जो सुमेरियन लैंग्वेज थी, इट वाज प्रोबेबली ओल्डेस्ट और फर्स्ट। In fact, it was developed before the development of Egyptian hieroglyphy. फिर हमने देखा था कि इजिप्ट की जो हायरोग्राफी भाषा है, जो चित्रलिपि थी, इट वाज अ पिक्टोग्राफी। मगर प्राप्त अवशेषों से, प्राप्त संशोधन से वी कैन डिराइव और वी कैन कंक्लूड दैट द कुनिफॉर्म या सुमेरियन कुनिफॉर्म was the first, probably the first language which was developed prior to Egyptian hieroglyphic. ये तो यह अपने आप में ही एक विशिष्ट बात है यहाँ की लिपि के लिए। और यह लिपि जो है थोड़ी कठिन थी। I mean 600 से 1000 चिन्ह थे इसमें, सिंबल्स, जो कि पढ़ने वाले छात्र को कंठस्थ करने पड़ते थे। अब देखिए, शिक्षण प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले वहाँ के छात्र को यह जो कुनिफॉर्म है
या किलाक्षर है, यह किलाक्षर के जो चिन्ह होते थे वह कंठस्थ करवाए जाते थे। उसकी एक व्यवस्थित यादी बनानी पड़ती थी प्रत्येक छात्र को अपनी नोंदपोथी में, यानी कि अपनी क्लास वर्क बुक में एक जो है पूरा रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता था यह सारे चिन्हों का, जिसे कंठस्थ किया गया हो। उसके बाद वह जो छात्र है उसको भाषा का ज्ञान दिया जाता और भाषा के ज्ञान में उसको व्याकरण सिखाया जाता। क्लियर। व्याकरण सीखने के बाद धीरे धीरे अब वहाँ के जो विद्यार्थी थे उन लोगों को गणित और भौमिति इत्यादि चीज़ों का ज्ञान जो है वह दिया जाता था। गणित के बाद उन लोगों को भूगोल शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। हालांकि शरीर शास्त्र में वे लोग इतने जो है पारंगत नहीं थे, इन लोगों ने उतनी प्रगति नहीं साधी थी शरीर शास्त्र में, मगर जो भूगोल था, भूगोल शास्त्र था, वह विषय में इन लोगों ने बहुत ही प्रगति जो है वह हासिल की थी। क्लियर। और यहाँ के जो विद्यार्थी थे, यहाँ की शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य था वह उद्देश्य यही था कि इन छात्रों को पढ़ाया लिखाया जाए और उसके बाद उन लोगों को राज्य में ही नौकरी दी जाए, ताकि वे लोग राज्य का जो लेखन का कार्य है वे कर सके, या गिरजाघर में रह के धार्मिक लेखन का जो कार्य है वो भी कर सके धर्मगुरुओं के नेतृत्व में। तो यह एकदम सामान्य उद्देश्यों से सुमेर की जो शिक्षा प्रणाली थी वह प्रभावित थी और कार्य अपना कर रही थी। तो यहाँ मैं एकदम ब्रीफली लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोराइज अल्फाबेट्स। After memorizing alphabet, they were taught grammar. After teaching grammar, they were educated by maths and geometry. And after maths and geometry, भूगोल का जो ज्ञान है वो भी दिया जाता था, etc. So this was the whole chronology in which the students were imparted knowledge, imparted education at that time. देखिए हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है, 4 फोटोग्राफ्स मौजूद हैं हमारे पास, और दिस इज प्री कुनिफॉर्म। यह जो देख रहे हैं यह कुनिफॉर्म की डेवलपमेंट के पहले का है, यानी कि प्रोटोफॉर्म है। यही फॉर्म में से नीचे जो आप देख रहे हैं इट इज डेवलप्ड कुनिफॉर्म, यही फॉर्म में से डेवलप्ड कुनिफॉर्म जो है उसका इमर्जेंस हुआ। तो दिस वाज द प्रोटो प्री फॉर्म। उसके बाद उसमें से फुल डेवलप्ड जो कुनिफॉर्म है उसका उदय हुआ। देखिए आप, इस तरह से जो है यह लिपि वह लिखी जाती थी, और मैं जो आपको वेज बोल रहा था यह वेज ये है। वी आर वेरी फेमिलियर, इट्स अ वेरी सिंपल टूल जो कि हमारे सब घर में भी मौजूद होता है। तो इसी के साथ ही सुमेर के लोगों ने विश्व में प्रथम बार किसी लिपि को लिखने का प्रयास किया था। इट वॉज अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो प्रायर टू इजिप्ट्स हायरोग्राफी। और यहाँ जो हमें नेम प्लेट मिला है यह थोड़ा बड़ा है, पूरा स्टोन इंस्क्रिप्शन जैसा दिख रहा है। इट इज ऑल्सो रिटन बाई दिस कुनिफॉर्म, दिस सुमेरियन कुनिफॉर्म। क्लियर। तो दिस वॉज द स्क्रिप्ट विच वॉज यूज्ड बाई सुमेरियंस। उसके बाद जैसे कि मैंने बात की, गणित व भूमिति का ज्ञान दिया जाता था। गणित और भूमिति दोनों का ज्ञान दिया जाता था। देखिए वर्तुल जो था उसको 60 भागों में बांट दिया जाता था, 60 parts. Clear. This was a part of a geometry. It was a very primary initial geometry which was developing gradually. Clear. Which was developing very slowly and steadily. गणित का मुख्य एकम जो था वह 360 का एकम था, जो कि गणित का था। उसके बाद वजन का एकम मीना था।
दे वर कॉलिंग इट एज अ सेक्रेड मीना, सेक्रेड मीना। और देखिए यह जो मीना है यह दरअसल वॉज इक्वल टू 60 सेकल्स। 60 सेकल बराबर एक मीना होता था। और अगर मैं ग्राम में बात करूं तो प्रोबेबली इट वॉज 640 ग्राम्स। 1 मीना इज इक्वल टू 640 ग्राम्स। दूसरा माप भी है उसके तहत 1 ऑन्स इज इक्वल टू 978 समथिंग ग्राम्स होता है। आई डोंट रिमेंबर प्रिसाइसली, मगर ऐसा कुछ जो है इन लोगों का कैलकुलेशन है। बट हाईली एक्सेप्टेड इज 1 मीना इज इक्वल टू 640 ग्राम्स, परफेक्ट 640 ग्राम्स। क्लियर? तो ये इन लोगों का जो है मैकेनिज्म था। उसके बाद सुमेर की प्रजा ने शब्दकोश भी तैयार किया था, वोकेबलरी। किसी भी भाषा होती है उसका शब्दकोश और उसकी जो वोकेबलरी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसी की वजह से ही भाषा जो है उसकी जो अमीरता है वह सामने आती है। जितनी अच्छी उसकी वोकेबलरी, जितना अच्छा उसका व्याकरण, उतनी अच्छी वो भाषा बन जाती है। क्लियर? तो इन सब चीज़ों का महत्व है वह भाषा के लिए बहुत रहता है। उसके बाद गिरजाघरों में धर्मगुरु के द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों को लिखित रूप में रखा जाता था, विच मीन्स रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन का वह होता था। और राज्य जो है इन सब छात्रों को पढ़ा के अपने राज्य में ही नौकरी देता था और यह सब सारी चीज़ें जो है वह करवाता था अपने जो है अपने नौकरियात लोगों से। क्लियर? उसमें न्यायिक निर्णयों को लिखने की बात भी आ गई, उसमें धर्म ग्रंथ, धार्मिक जो ग्रंथ होते थे उसको लिखने की बात भी आ गई। तो इन सब चीज़ों का जो है वे लोग जो है पढ़ाई के बाद इन सब छात्रों का उपयोग राज्य जो है वह करता था। सुमेर के लोग शरीर शास्त्र से अधिक परिचित नहीं थे, विच मीन्स बायोलॉजी। दे वर नॉट वेरी फेमिलियर विथ बायोलॉजी। इसीलिए यहाँ जादूगरों का, मंत्र तंत्र वालों का जो प्रभाव है वह अधिक रहता था। अगर ये लोगों को शरीर शास्त्र में थोड़ा भी ज्ञान होता तो इन लोगों की जो दुकान थी जादूगरों की और इन सब लोगों की, वह दुकान चल पाती नहीं। मगर इन लोगों को नहीं पता था, तो वे लोग जो थे वे दे वर डोमिनेंट इन द सोसाइटी। उसके बाद सुमेर की जो प्रजा थी उसको खगोल शास्त्र का खूब परिचय था। इनफैक्ट यहाँ के जो धर्मगुरु थे, अनेक शहर के गिरजाघरों में रहने वाले अनेक धर्मगुरु जो थे वे हमारा जो आकाश है उसका निरीक्षण करते थे और उसका जो अध्ययन है वह करते थे। तो धर्मगुरुओं के द्वारा ब्रह्मांड का अवलोकन, इन लोगों ने पूरा जो साल था वह चंद्रमास में बांट दिया। इन लोगों ने साल यानी कि वर्ष चंद्र माह में बांट दिया। अब यह बरस को सूर्य पंचांग के साथ उसका मेल कराने के लिए ये लोग दर 3 या 4 वर्ष में, प्रत्येक 3 या 4 वर्ष में एक महीना जो है वह उमेरते थे। प्रत्येक 3-4 वर्ष में एक महीना ये लोग जो है उसमें उमेरते थे, which means they were adding 1 month at every 3 to 4 year for compiling their lunar year to the solar year. क्लियर? इन दोनों के बीच में मेल लाने के लिए यह जो एक वर्ष था वह उमेरा जाता था। देखिए यह एक अधिक जो महीना जिसको उमेरा जाता था, यह महीने की बात जो है यह आज के भारतीय समाज में भी प्रचलित है। इनफैक्ट 2020 में ही
अधिक मास जो है वह आया था, और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसे अधिक मास भी कहा जाता है। और यह जो मास है यह दरअसल लगभग 32.5 महीने की औसत एवरी 32.5 मंथ्स के बाद यह एक महीना है जो वह उमेरा जाता है, टिल टुडे, आज के दिन भी। क्लियर? तो यह जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत भी सुमेर के लोगों ने की थी। इसके बाद सुमेर का साहित्य धर्म की प्रेरणा से रचा हुआ है। यस, बट ऑब्वियस है, जहाँ राज्य भी धर्म के प्रभाव में हो, जहाँ की प्रजा है वो भी धर्म के प्रभाव में हो, जहाँ का शिक्षा कार्य है वो भी धर्म के प्रभाव में हो, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जो साहित्य है वो 100% धर्म के प्रभाव में ही रचा गया होगा। 2 पुराण कथाएं हमें असेरिया के पुस्तकालय से मिली है, 2 पुराण कथाएं हमें मिली है। उसमें से जो पहली पुराण कथा है उसमें पृथ्वी के सर्जन की बात है, पृथ्वी के सर्जन की बात, जिसमें देवों के द्वारा सर्जन की गई है ऐसा उल्लेख मिलता है, और स्वर्ग की बात की गई है। और जो दूसरी पुराण कथा है उसमें जल प्रलय की बात की गई है। दूसरी जो पुराण कथा है उसमें जल प्रलय की बात की गई है, जिस जल प्रलय का उल्लेख हमने राजकीय इतिहास के दौरान किया था कि कैसे सुमेर के साहित्य में यह जो जल प्रलय की जो भावना है वह कितनी प्रबल है, तो वो ऐसी एक पुराण कथा में भी मिलती है। और दूसरी बात, यह जल प्रलय की हमें वैज्ञानिक पुष्टि भी मिलती है वह पूरे एरिया में। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज सम लिंक, क्लियर, इन द जेन्युइन हिस्ट्री, इन द रियल हिस्ट्री एंड इन द स्क्रिप्चर्स। देखिए, यहाँ हमारा शिक्षण और साहित्य पूरा हुआ सुमेर के संदर्भ में। अगला जो हमारा मुद्दा है वह है सुमेर के सभ्यता की सामान्य समीक्षा। क्लियर? हम लोग सिर्फ देखेंगे, सारे जो मुद्दे थे वे मुद्दे हमने सुमेर के संदर्भ में पूर्ण कर लिए हैं। अब इसकी जो समीक्षा है वह हम देखेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे। देखिए, सुमेर की संस्कृति अति प्राचीन थी। क्लियर? ओल्डेस्ट प्रोबेबली, भले ही इसका राजकीय इतिहास है वह थोड़े वर्षों के बाद शुरू हुआ हो अन्य सभ्यताओं से, मगर यह जो सभ्यता थी यह प्राचीनतम मानी जाती है सभी सभ्यताओं में। इनफैक्ट बेबीलोन, असेरिया या इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, यह तीनों की जन्मदाता जो है यह सुमेर की संस्कृति मानी जाती है। चाहे इजिप्ट की हो, चाहे असेरिया की हो, चाहे बेबीलोनिया की हो, तीनों की जो संस्कृति है, यह संस्कृति का जो उदय है वह उदय दरअसल सुमेर की संस्कृति में से हुआ है। तो सुमेर की संस्कृति को विश्व की प्राचीन संस्कृतियों की माँ की उपाधि दी गई है इतिहासकारों के द्वारा, तो यह हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद सुमेर की प्रजा ने व्यापार का विस्तार लगभग पूरे एशिया खंड में किया। यस, बिकॉज यहाँ की जो प्रजा थी वह व्यापार प्रधान थी। सुमेर का जो प्रदेश था, सुमेर की सभ्यता थी, वह व्यापार प्रधान थी। सुमेर की प्रजा ने विश्व को सर्वप्रथम राज्य की कल्पना दी। राज्य विच मीन्स मल्टीनेशनल एम्पायर की बात यहाँ हो रही है, जो कई सारे राष्ट्रों में फैला हुआ हो, जिसकी सीमाएं जो है वह कई सारे राष्ट्रों में फैली हुई हो। उसके बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा इत्यादि धातु का उपयोग करने वाली यह प्रजा विश्व की प्रथम प्रजा थी। देखिए कितनी चीज़ें सुमेर ने विश्व को दी है। प्रोबेबली दिस वर द फर्स्ट मैन टू यूज मेटल। क्लियर? लाइक तांबा या स्वर्ण कहो या चांदी कहो या रजत कहो, कोई भी कहो। उसके बाद ईंटों की जो शोध थी वह सर्वप्रथम सुमेर की प्रजा ने की।
कंस्ट्रक्शन का, आज के दिन के कंस्ट्रक्शन का एक बेसिक इम्पोर्टेंट यूनिट हमने दरअसल सुमेर के पास से लिया, सुमेर ने पूरे विश्व को दिया। उसके बाद व्यापारी करार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दरअसल सुमेर ने ही पूरे विश्व को दिया। सुमेर ने ही शुरुआत की और सुमेर ने ही पूरे विश्व को दिया। सुमेर की अनेक बाबतों का उपयोग आज यहूदी व ईसाई लोगों के द्वारा होता है, क्योंकि सुमेर में से आया यहूदियों में और यहूदियों में से आया ईसाइयों में। क्लियर? तो इसी की वजह से ही कई मान्यताएं ऐसी है, कई रिवाज ऐसे है, कई बातें ऐसी है जिसका जो सक्सेशन है वह सुमेर में से आया यहूदी में और यहूदी में से आया आके क्रिश्चियंस में। आगे निष्कर्ष हम यह निकल सकते हैं कि सुमेर जो था वह पश्चिम की प्रजा का प्रेरणा स्थान था, विच मीन्स मोटिवेशन जो है पश्चिम के लोगों को, जो पश्चिम के लोग आज थोड़े बहुत आगे, थोड़े बहुत बड़े होने की बात कर रहे हैं, बड़े होने का क्लेम कर रहे हैं पिछले 400-500 साल से, उन लोगों को मालूम नहीं है कि उन लोगों की जो खरी प्रेरणा थी, उन लोगों की जो सच्ची प्रेरणा थी वह दरअसल सुमेर में से आई है, जो कि आज का मोस्ट जो है अशांत क्षेत्र में इसकी गणना होती है, जो कि आज का इराक और सीरिया है। इराक और सीरिया। और यह इराक और सीरिया की देखने की बात यह है, हैरतअंगेज बात यह है कि इराक और सीरिया की आज की यह हालत जो है यह दरअसल पश्चिम के लोगों ने की है। विरोधाभास यहाँ है कि जिन सभ्यताओं के मूल्य को, जिन सभ्यताओं के रिवाजों को, जिन सभ्यताओं की मान्यताओं को लेकर कोई सभ्यता बड़ी हुई है, अब वही सभ्यता जो है अपनी जो मूल सभ्यता है उसको ख़त्म करने के मूड में है, उसको ख़त्म करने पे तुली हुई है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने जो बात की यह सुमेर की सभ्यता थी। आगे हम लोग अन्य प्राचीन सभ्यता की बात करेंगे निसंदेह, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है यह लेक्चर की वह आपको लिंक में से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी और लिंक आपको डायरेक्ट करेगी, जिसमें से आप फ्री जो PDF है वह डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है वह कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट अभ्यास के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट एजुकेशन। थैंक यू।